हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक लेट मी गिव यू अ क्विक आइडिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और उसका क्या क्या यूज़ रहेगा, क्या क्या उसको हम लोग कहाँ कहाँ उसको यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों होता क्या है। ओके, तो लेट मी गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जैसे हमने अभी पिछले ही चैप्टर्स में देखा है कि जब जब एक इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकता है। एक आपने देखा है कंपास को डिफ्लेक्ट कर लेता है या मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरह से क्या अगर एक करंट के मूव करने से, एक करंट की वजह से एक मैग्नेट जैसे मूव कर सकती है, तो क्या एक मैग्नेट के मूव करने से क्या करंट को भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था 1830 के अंदर दो साइंटिस्ट के दिमाग में। पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फैराडे, माइकल फैराडे, और दूसरा नाम था हेनरी। ओके, तो इन दो साइंटिस्ट के दिमाग में 1830 के अराउंड ये आइडिया आया कि भाई क्या जो है, जिस प्रकार एक करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेट को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर सकती है, क्या उसी तरह से एक मूविंग मैग्नेट जो है क्या वो भी करंट को जनरेट कर सकती है। ओके, तो माइंड इट 1830 के टाइम में क्या होता था, उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी बन तो चुकी थी, लेकिन वो एक इट वाज लाइक अ कमोडिटी जिसको केवल अमीर लोग ही यूज कर पाते थे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता था। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बनाने का केवल एक ही तरीका था जिसको हम केमिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, बट इसको मास प्रोडक्शन के लिए अब आम आदमी के घर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई थी तब तक। तो इसीलिए जो है ये फैराडे का लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉ ने यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस फैराडेज लॉ, या और ये जो भी आप इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इस कंसेप्ट ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मास स्केल पर प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करी। मास स्केल पे प्रोड्यूस करने का मतलब कि अब इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस की जा सकती थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि उसको घरों तक, आम इंसान के घर तक भी पहुंचाया जा सके। और ताज्जुब की बात यह है कि ये दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी एट अ मास लेवल। ओके, अभी इस टाइम पर भी 1830 में इसका क्रिएशन किया गया था, और आज तक जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसी मेथड के जरिए किया जाता है। जितने भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, उसके अलावा जितने भी आप डैम्स देखते हैं, जितने भी आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने देखोगे, आप जितने भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये सभी के सभी मेथड्स के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बन रही है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोसेस को यूज करके ही बन रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो जितने भी आपने टेक्निक्स देखे हैं कि भाई न्यूक्लियर से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, आपने जो है हो सकता है कि वाटर हाइड्रो पावर प्लांट से आप जो है बना रहे हैं, आप हो सकता है कोल से बना रहे हो, लेकिन बेसिकली उनमें यूज एक ही कंसेप्ट हो रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखोगे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो इसके अंदर जो बेसिकली काम किया किसने, इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जन्म दिया है, किसने इसको आइडिया कंसीव किया है, दैट वाज बाय फैराडे इन इंग्लैंड एंड बाय हेनरी इन यूएसए। तो इन दोनों ने एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट ही इन दोनों ने जो है इस सेम आइडिया को डेवलप किया है, बट फैराडे क्योंकि उन्होंने पहले किया था तो हम फैराडे के नाम से इस लॉज को जानते हैं। ओके, इसके अलावा और भी लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट करा इसके बारे में, जैसे लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट करा है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यही चीज़ को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से एक मूविंग मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके डिफरेंट तरीकों को स्टडी करेंगे हम लोग इसी पार्ट के अंदर। दूसरा हम लोग जो है एसी जनरेटर, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा असेंशियल चीज़ बन चुकी है मॉडर्न लाइफ के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर जनरेटर्स ना हो जो कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड हैं, अगर वो चीज़ ना हो तो आपके पास जो है एसी लाइट ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके जितने भी फैंस हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, ये सब चार्ज नहीं हो पाएंगे एंड दे विल बी रिडंडेंट, उनका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई जो है इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट इंडक्शन के बारे में। तो तब सबसे पहले आएंगे इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं
पिछले चैप्टर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, कि जैसे इमेजिन करोगे ये मेरा हाथ है, ये हाथ एक एरिया है, इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी पर यूनिट एरिया, तो उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। तो इसके अंदर देखें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, कैसे नॉर्मली याद होना चाहिए आपको, परपेंडिकुलरली ही उससे पास होना चाहिए। जैसे कि ये मान लो मेरे पास एक एरिया है, इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो कितना इससे फ्लक्स होगा ये निकालना चाहता हूं मान लो मैं, तो अगर इसके से कितना फ्लक्स होगा मैं कैसे निकालूंगा, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इनटू द एरिया, कितना एरिया से पास हो रही हैं, लेकिन कैसे नॉर्मली परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो हम वो देखेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। ओके, अब अगर आप इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं लिखना चाहते इस चीज को, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बी डॉट ए, या फिर डॉट प्रोडक्ट को हटाना चाहे तो बी ए कॉस थीटा। तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, टेस्ला मीटर स्क्वायर। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फाई, नीचे छोटा सा अंडरस्क्रिप्ट में बी लगा देंगे, फाई बी। ओके, इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वेबर ने इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें बताया था। ओके, तो दिस इज द एसआई यूनिट। इसी से रिलेटेड हमें एक और कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा और आइडिया देना चाहूंगा एक और चीज का, कि अगर नॉर्मली पास हो रहा है देन मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स दैट कैन पास थ्रू एन एरिया इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ओके, तो बी मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम क्या याद रखना है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या बोल देंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड ना बोल के न्यूमेरिकल के अंदर बोल देंगे कि भाई सर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इन अ रीजन इज 1 टेस्ला। तो आपको क्या बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का मतलब, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। ओके, तो ये है इसके बारे में। अब बढ़ते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई क्या होता है, जब एक मैग्नेट मूव करती है तब एक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इसको एक्सपेरिमेंट में जो है फैराडे और हेनरी दोनों ने ही किए थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, तो हम उसके एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। तो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट, ओके, तो लेट अस डू देम। तो पहला एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, तो उसने क्या करा, सबसे पहले एक सोलेनॉइड रखा जिसको हम लोग कोयल भी बोल देते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में। जब मैं कोयल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब ये कॉपर की वायर्स हैं, लेकिन आपस में जुड़ी नहीं हुई, आपस में इंसुलेटेड मटेरियल लगा हुआ है इनके बीच में। कहीं आप सोचो कि भाई एक कॉपर की वायर लेके एक दूसरे के ऊपर बांधता चलेगा, नहीं, पहले कॉपर की वायर ली, उसको इंसुलेट करा, उसके बाद उनको इकट्ठे एक सर्कुलर वे में ज्वाइन कर दिया, तो ये कोयल बन गई आपकी। ओके, अब इस कोयल के अंदर जो है, इस कोयल से हमने क्या करा, एक ये गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ना लगा के यहाँ पे आप रियल लाइफ में एक एलईडी भी लगा सकते हैं। ओके, आप इसको सर्च करना चाहे तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी, एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लिखें, आपको बहुत ब्यूटीफुल वीडियोज मिलेंगे किस तरह से एक मूविंग मैग्नेट जो है करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा एक मैग्नेट के मूव करने की वजह से। ओके, तो यहां पर एक कॉइल है। अब ये मैग्नेट जो हम क्या करते हैं, जब तक ये रेस्ट के ऊपर रखी, अब ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, फैराडे ने क्या करा, ये कॉइल लिया, इसको एक बल्ब से या फिर एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अब जो फैराडे है वो क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को रेस्ट के ऊपर रख दिया उसके पास। तो देखते हैं कि रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो देयरफॉर एक रेस्ट पे रखी, इसका फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या करा, रेस्ट के ऊपर रख दिया दोनों चीजों को। रेस्ट के ऊपर रखा हुआ तो उसने देखा कि नहीं, रेस्ट पे रखी हुई मैग्नेट करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये था पहला ऑब्जर्वेशन बाय फैराडे कि अ मैग्नेट एंड द कॉइल बोथ एट रेस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या करा फैराडे ने, इस मैग्नेट को जो है ना इसकी तरफ मूव कराना स्टार्ट करा टुवार्ड्स द कॉइल।
अब फैराडे ने ये देखा कि जब ये मैग्नेट टुवार्ड्स द कॉइल इसकी तरफ जा रही है, उस समय पर क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा है। देयरफॉर ही फाउंड कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा, मतलब जब करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके से गैल्वेनोमीटर से फ्लो हुआ होगा, जब भी तो उसमें डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर करंट ही तो मेजर करता है। तो देयरफॉर जैसे ही उसने इस मैग्नेट को मूव कराया इस कॉइल की तरफ, तब उसने देखा कि भाई कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ है, तभी मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो उसने पहला बात बोली कि जैसे मैं मैग्नेट को उसकी तरफ मूव करा रहा हूं तो एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पहली बात। फिर उसने कहा चलो पास लेके जाता हूं तब तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्या, दूर लाता हूं तब भी हो रहा है क्या। ओके, तो अब उसने पीछे की तरफ लेकर आया, तो पीछे की तरफ ला रहे हैं तब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। पहले अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा था तो अब डिफ्लेक्शन इस तरफ दिख रहा है उसे गैल्वेनोमीटर में। तो देयरफॉर बट द थिंग इज कि करंट प्रोड्यूस हुआ। ओके, अभी डायरेक्शन क्यों रिवर्स हुई उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी एक मैग्नेट चाहे वो कॉइल के पास जाए चाहे वो कॉइल से दूर आए, एक करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा। ओके, तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन बाय द फैराडे। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या करा उसने क्या करा, अब कैसा करते हैं कि ना मैग्नेट को तो स्टेशनरी रख देते हैं, मैग्नेट रख दी स्टेशनरी, कोयल को आगे पीछे मूव करके देखते हैं। तो कोयल को जब इधर ला रहे हैं तब भी प्रोड्यूस हो रहा है, कोयल को पीछे लेके जा रहे हैं तब भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो देयरफॉर इन दोनों केसेस में भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि चाहे मैं इस मैग्नेट को मूव करूं, कोयल को स्टेशनरी रखूं, या कोयल को मूव करूं, मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं, दोनों ही केस में जो है एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब एक रिलेटिव मोशन होगा कोयल एंड मैग्नेट के बीच में, तब एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। रिलेटिव मोशन इज द सोर्स ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया हमारे फैराडे ने कि अब क्या करते हैं, मैग्नेट को हम बिल्कुल ही दूर कर देते हैं। अब हमें फैराडे को इतना तो पता था कि एक करंट कैरिंग कोयल जो है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकती है। तो अगर वो एक्ट कर सकते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर इतना काम कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हम एक ये कोयल रख दिया यहाँ पे, और ये हमने एक मैग्नेट रखा, और ये रख दिया यहाँ पर एक स्विच। जैसे ही अब जब तक ये स्विच ऑफ है तब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा, दिस इज नॉट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। जैसे ही इसको अटैच किया जाएगा तब क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। अब जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, अब देखो, जब तक जैसे इसको कनेक्ट करा, इसके थोड़े टाइम के लिए फॉर एन इंस्टेंट यहां पर एक हमें डिफ्लेक्शन मिला। जैसे ही करंट, मतलब देखो इनिशियली करंट यहां पे जब तक कनेक्टेड नहीं था, जीरो था। जैसे इसको कनेक्ट किया गया, करंट जो है वो अब मैक्सिमम भी नहीं हुआ होगा, थोड़ा टाइम तक करंट एकदम से 0 से 10 एम्पियर थोड़ी हो जाएगा। 0 से 10 के बीच में एक ट्रांजिशन चला होगा। जब तक ये 0 से 10 का ट्रांजिशन चल रहा है, उस टाइम में जो है एक करंट मिल रहा है। यानी कि देखो हुआ क्या होगा बेसिकली कि जब इसके अंदर फॉर्मूला हमें पता है B = म्यू नॉट NI होता है। ओके, तो जब ये कनेक्टेड नहीं है उस समय पर करंट 0 है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने कनेक्ट करा तो करंट जो है वो 0 से लेके 10 के बीच में बढ़ रहा है। ओके, जैसे जैसे 0 से 10 के बीच में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और हमने ये देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेट मूव कर रहा है तो तब भी तो चेंज ही हो रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उस टाइम पर भी एक यहां पर हमें डिफ्लेक्शन मिला। तो फैराडे का ये तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, जिसमें उसने क्या करा कि भाई अब मैं मूव नहीं करा रहा, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं। तो उसने ये देखा कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली इसको जब उसने हटाया तो एकदम से 10 to 0 का ट्रांजिशन होगा। जब 10 से 0 का ट्रांजिशन हो रहा है तब भी एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कुल मिला के उसने इस एक्सपेरिमेंट से जो है ये बात निकाल के लाया फैराडे के, जब एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो देखते हैं फैराडेज के लॉज को।
जो इसने इस एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे समझे। तो पहला क्या एक्सपेरिमेंट करा उसने, एक नॉर्मल मैग्नेट को जो है, एक कोयल को स्टेशनरी रखा, कोयल ये मान लो ये मेरा हाथ जो है वो कोयल है, एक नॉर्मल मैग्नेट को उसकी तरफ जब वो लेके जा रहा है या उससे पीछे लेके आ रहा है, दोनों ही केसेस में जो है उसको एक करंट प्रोड्यूस हुआ। दूसरे केस में उसने क्या करा कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, कोयल को मूव कराते हैं टू एंड फ्रो, कोयल को जब आगे लेके आया या पीछे लेके आया, तब इन दैट केस ऑल्सो उसको एक करंट प्रोड्यूस मिला। तो उसने ये देखा कि भाई रिलेटिव मोशन की वजह से ऑफ मैग्नेट विद द कोयल एक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, पहला केस। थर्ड केस में उसने क्या देखा, अब ऐसा करते हैं, दो कोयल्स रख लेते हैं, मैग्नेट नहीं लेते, दो कोयल्स रख लेते हैं, जब कोयल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसकी वजह से भी हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड ये कहता है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है। इसके बेसिस पे पूरे इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को सोचने के बाद फैराडे ने अपने दो लॉज दिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इनको हम लोग। तो देखते हैं क्या है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने दो लॉज दिए, दिस इज द फर्स्ट लॉ। पहला लॉ क्या है फैराडे का, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट लॉ है कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a coil produces an induced EMF। क्या बोला कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब एक कोयल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनने का मतलब एक वर्चुअल बैटरी क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, और करंट फ्लो करने लग जाएगा। ईएमएफ क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का ही तो एक टाइप है ना, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो हुआ क्या था बेसिकली, अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ये अगर मान लेते हैं उसकी वो कोयल्स हैं, तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर रखा गया है, ये वो नॉर्थ साउथ पोल है। हो क्या रहा है बेसिकली, इसके अंदर से हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, जैसे जैसे वो इसको इसकी तरफ लेकर आता है, अगर वो रेस्ट के ऊपर रखी हुई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको पास लाने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है थ्रू द कोयल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ द कोयल वो चेंज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ। अब ये तो आ गई इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, थ्योरेटिकली कितना ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, तो सेकंड लॉ of electromagnetic induction by Faraday. So the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। क्या कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जैसे कि ये जो मान लेते हैं ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब d बाय dt, रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब d phi b बाय dt, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो कांस्टेंट की वैल्यू आई 1 और एक्चुअल में -1 आई, तो E इज इक्वल टू माइनस d phi b बाय dt। ओके, तो इस तरह से हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता लगी, इज इक्वल टू, तो यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएगा,
इसको हम लोग धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल्स के जरिए समझेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी, ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फिर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ये है इंड्यूस्ड EMF। तो इससे इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कोयल है, ओके, ये मैंने एक कोयल बना दी, ओके, इसके अंदर जो है हमने क्या करा, एक यहाँ लगा देते हैं एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर, ओके, मैं इसकी तरफ जो है एक मैग्नेट को लेकर आ रहा हूँ, ओके। अब इसमें कितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो, देखो जैसे मान लो ये फ्लक्स इससे जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं, तो इसके एरिया से कितनी पास होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ओके। तो अगर जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आ रहा हूँ वो बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही होंगी, तो देयरफॉर इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, तो ये इंड्यूस्ड EMF होगा। तो करंट कितना होगा, तो ये वायर है, वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, एवरीथिंग हैज अ रेजिस्टेंस, तो I बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1/R डी फाई बी बाय डी टी, ये आ गया मेरे पास क्या, करंट का फॉर्मूला, यानी कि इंड्यूस्ड करंट, कितना करंट पास होगा, माइनस 1/R डी फाई बी बाय डी टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड EMF का ये फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है EMF है तो उसकी SI यूनिट क्या रहने वाली है, वोल्ट, ओके, और इंड्यूस करंट है तो उसकी SI यूनिट क्या रहने वाली है, एम्पियर, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो दिस इज द इंड्यूस करंट, दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। तो ये था हमारा फैराडेज का लॉ, ओके। अब करंट है तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, करंट मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको बताने के लिए जो है हमारे पास जो है एक और साइंटिस्ट ने हेल्प करी हमारी, उसका नाम था लेंज। तो लेंज ने क्या बोला, लेंज ने एक लॉ दिया, इसका नाम था लेंज लॉ। तो लेंज ने क्या बोला कि whenever there is a changing flux through a coil, an induced current is produced, an induced EMF is produced. The direction of induced EMF is such that it opposes its creator. Okay, समझो इस बात को कि the direction of induced EMF is such that it opposes its source। ओके, तो समझो इस बात को, क्या कह रहा है इसके अंदर ये कि लेट अस से कि जैसे ये मेरे पास एक कोयल है, ओके, इसको हम लोग अपने एक 3D में समझते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक कोयल है, ओके, इस कोयल के अंदर लेट अस अज्यूम कि मैं एक मैग्नेट को जो है इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, मान लो ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आता है, तो ये लेंज लॉ के मुताबिक क्या कह रहा है कि भाई ये जो कोयल होगा उसके अंदर एक इस तरह का EMF जनरेट होगा, इस तरह का करंट प्रोड्यूस होगा कि ये जो कोयल है ना इसी को अपोज करने लग जाएगी, अपने ही सोर्स को अपोज करेगी, उसी को दूर भेजने की कोशिश करेगी। तो समझो कैसे कि जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल जो द मैग्नेट इस कोयल की तरफ आ रहा है, तो ये कोयल माइंड में क्या सोचेगी, कोयल ये सोचेगी, अब माइंड नहीं है उसका, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, कि ये कोयल ये सोचेगी कि ये नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है, मुझे इसको अपोज करना है। नॉर्थ को अपोज कौन करता है, नॉर्थ को अपोज नॉर्थ बन के ही किया जा सकता है, तो दिस कोयल मस्ट एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, ओके। अब नॉर्थ पोल का मतलब क्या हुआ, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ कब आएंगी, जब करंट राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से रोटेट हो रहा होगा, तो यानी कि करंट मस्ट बी इंड्यूस्ड इन दिस
वे इन दिस डायरेक्शन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये लूप क्या बोलेगी, अरे नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसको पास नहीं आने दूंगी। तो कैसे नहीं आने दूंगी, नॉर्थ खुद बन जाऊंगी और रिपेल कर दूंगी। तो नॉर्थ बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे करूंगी, नॉर्थ के लिए बाहर निकालना होता है। बाहर कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट को ऐसे इंड्यूस करना पड़ेगा अपने अंदर से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी लेंज लॉ। इसी तरह से एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। अब ये मान लो कि नॉर्थ पोल जो है ये उससे दूर जा रहा है। अब ये क्या बोलेगी, दूर जा रही है, फ्लक्स तो चेंज होने लग गया। ये क्या बोलेगी, नहीं मैं इसको दूर नहीं जाने दूंगी, अब ये फ्लक्स को चेंज नहीं होने दूंगी। तो ये उससे दूर जा रहा है। अभी क्या बोलेगी, नॉर्थ को कैसे दूर नहीं जाने देना, बाय बिकमिंग साउथ। तो साउथ बनने की क्या प्रॉपर्टी होती है, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता है। अंदर कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ओके, तो ये इस तरह से जो है हमारा जो है ये लेंज लॉ है। तो कैसे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज इट्स सोर्स, या फिर अगर मैं लिखना चाहूं इट अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट। वो अपने अंदर से चेंज होने वाले फ्लक्स को अपोज करेंगे। समझे कि क्या कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो अपने अंदर से होने वाले फ्लक्स का जो चेंज है उसको अपोज करेगी। तो समझ लो एक बार दोबारा से, ये हमारे पास जैसे मान लो वही कोयल है, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। ये नॉर्थ पोल को मैं इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, बच्चों ध्यान से समझना, नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, ये तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये क्या बोलेगी, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होने दूंगी। तो कैसे नहीं होने दूंगी, इसको रिपेल करूंगी। कैसे रिपेल करूंगी, इसको नॉर्थ बन के रिपेल करूंगी। अब ये नॉर्थ बन गया मैग्नेट का, नॉर्थ बनने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आना चाहिए। बाहर कब आएगा, जब करंट जो है वो इस तरह से उसके डायरेक्शन होगा। समझे, तो इन दिस वे हम लोग समझ सकते हैं कैसे लेंज लॉ करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हमारे लिए बनाने में हेल्प करता है। तो एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आप इसको बता पाएंगे या नहीं। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब क्या साउथ पोल इसके अंदर जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। तो साउथ पोल का मतलब, अब ये क्या बोलेगी भाई, साउथ पोल जो है इसके मेरी तरफ आ रहा है, मुझे साउथ पोल को अपने पास नहीं आने देना। तो कैसे नहीं आने देना, साउथ पोल को अपने पास साउथ बन के रिपेल करना है उसको। तो साउथ कैसे बना जाएगा, साउथ का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जाना चाहिए। साउथ के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। दिस इज द लेंज लॉ। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे, तो देखते हैं आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे या नहीं। तो आप इस थियरी को अच्छे से समझिए एक बार। कल नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे और मोशनल ईएमएफ को, और किस तरह से इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमने पहला एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स बनाया ऑन ए मास स्केल, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझसे इस क्वेश्चन को जो है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।